नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर लाते हैं और हर खबर के बारे में बारीकी से पड़ताल कर वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए रिपोर्टर्स लाइव कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक की। नीति आयोग की बैठक में एक तरफ ममता बनर्जी की नाराजगी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के ब्लॉक की सीएम की गैर मौजूदगी के बीच में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। 2 दिन लगातार नीति आयोग की बैठक की जा रही है। बताते हैं कि पुराने राष्ट्रपति भवन के अंदर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक की गई है। मतलब सभी राज्यों के सीएमओ को बुलाया गया था, लेकिन जिसमें बताते हैं कि कुछ जो बीजेपी शासन राज्य थे वो सभी यहाँ पहुंचे हुए थे। वहीं ममता बनर्जी वहाँ पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि मुझे 5 मिनट ही वहाँ बोलने दिया गया। बताते हैं कि वहाँ पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जेपी नड्डा वहाँ मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, वहीं योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लगातार जिस तरह से यूपी के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जो समस्या थी वो सामने आ रही थी, लेकिन यार यूपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक साथ है। अब देखना ये होगा कि लगातार जिस नीति आयोग ने जो सवाल खड़े करते हैं वहाँ पर सवाल क्या है कि आखिरकार राज्यों के अंदर जिस तरह विकास की बात कही उसको लेकर चर्चाओं में। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्य जो जनता है वहाँ मेरे से डायरेक्ट मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो लाइन है ऑनलाइन जो नंबर है वो उनके साथ संपर्क में रहता है। देखना है कि नीति आयोग की जो मीटिंग हुई है उसमें राज्यों को कितना बेनिफिट मिल पाएगा। यूपी में सोमवार से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आखिर इस सस्पेंस से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कब तक उठाएंगे पर्दा और किसके नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार कर रखी है। कल यानी रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के संग बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी होगा और साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने विधायकों को सरकार को घेरने का टिप्स भी देंगे। बता दें कि 29 जुलाई को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इस मानसून सत्र में सरकार को घेरने की भी पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष और करहल सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा की सियासत शुरू कर दी है। कल यानी कि रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। अगर नामों की बात करें तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज के साथ साथ कमाल अख्तर का भी नाम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो ऐसे में विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिर ये फार्मूला ही सेट करना है। अगर ऐसे में चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा तो कहीं न कहीं सपा पर यादव परस्ती के आरोप लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम अचल राजभर बैकवर्ड समाज से आते हैं, ऐसे में इनका भी नेता प्रतिपक्ष बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बात अगर दलित समुदाय से बात करें तो इंद्रजीत सरोज ने साफ तौर पर यह मना कर दिया है कि वह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। अब 2 ऐसे नाम हैं जिन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ऐलान कर सकते हैं। पहला नाम तूफानी सरोज का आता है, जो केराकत के विधायक हैं और उनकी बेटी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था। और दूसरा नाम कमाल अख्तर का है। तो ऐसे में अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओबीसी समाज से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाए तो फिर ये फार्मूले पर उंगली उठना शुरू हो जाएगी। फिलहाल अब देखना यह है कि सपा प्रमुख कल की बैठक में इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, शिवपाल यादव या फिर राम अचल राजभर के साथ कमाल अख्तर का नाम घोषित करते हैं, या फिर
जिस तरह से सियासत और मंथन चल रहा है, किसका नाम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुहर लगती है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मथुरा में साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों पर पुलिस ने की कार्रवाई, संपत्तियों को किया जब्त। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और जिला प्रशासन की कल मथुरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सीओ गोवर्धन और एसडीएम गोवर्धन ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो साइबर ठग हैं, जो नगला देव से रस के थाना गोवर्धन के अंतर्गत आता है, रहने वाले हैं, उनसे लगभग 5 करोड़ 37 लाख से अधिक की उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। क्योंकि ये दोनों साइबर ठग जो है, उन्होंने इस साइबर ठगी से इस संपत्ति को अर्जित किया था, जो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर उसको जब्त किया गया है। क्योंकि आसिफ और वारिस नाम के 2 व्यक्ति हैं, ये काफी लंबे समय से साइबर ठगी का काम कर रहे थे और इन्होंने करोड़ों रुपए की उससे अपनी संपत्ति अर्जित करी थी, जिसमें एक मकान है और करीब 3.25 करोड़ रुपए की 3.25 हेक्टेयर भूमि है इनके पास। उस भूमि को और मकान को, जयपुर में इनके 2 प्लॉट हैं उनको, और ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, पुलिस ने सबको जब्त कर लिया है। सीओ गोवर्धन और एसडीएम गोवर्धन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस काम को अंजाम दिया है। नगला देव से रस में लगभग और अन्य ग्रामों में लगभग ठगी का काम अधिक उस पर होता है और ज्यादा जो है लोग ठगी करते हैं। अपराध भी ज्यादातर इन क्षेत्रों में देखना को पाया गया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। लखनऊ में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद वकीलों ने थाने में जाकर किया जोरदार प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमान खान। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के ऊपर तमाम अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पूरा मामला थाना ठाकुरगंज पे एक पीड़ित का मामला बताया जा रहा है, जिसका पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाना ठाकुरगंज पहुंचता है और थाना ठाकुरगंज पर वो पूरे मामले की शिकायत करता है, जिसकी शिकायत की सुनवाई जो अधिवक्ताओं का कहना है साफ तौर से कि जिस पीड़ित की शिकायत की सुनवाई ना करके पीड़ित को ही थाने को बैठा लिया जाता है। जिस पूरे मामले की जानकारी जब अधिवक्ताओं को होती है तो अधिवक्ता बेहद आक्रोश में आ जाते हैं। आक्रोश में आने के बाद थाना ठाकुरगंज पहुंचते हैं, जहां पे वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। आपको बता दें, जब पूरे मामले की जानकारी एसीपी चौक राजकुमार को होती है तो राजकुमार थाने पे पहुंचते हैं और थाने पे पहुंच के पूरे मामले को संज्ञान में लेके जो पीड़ित तहरीर देने आता है उसके साथ न्याय करते हुए उसकी शिकायत दर्ज कराने के बाद जो थाने के ऊपर जो अधिवक्ता नाराज थे, उनकी नाराजगी को दूर करते हुए पूरे मामले को शांत करा देते हैं। लखनऊ से मोहम्मद। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा चौथे दिन भी जारी रही। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा का आज चौथा दिन है। देवप्रयाग से मलेथा तक की कांग्रेस की पैदल पद यात्रा है, जो प्रदेश अध्यक्ष महिला के अगुवाई में यहाँ पर चल रही है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है और अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनकी इस पैदल यात्रा से सत्ताधारी दल में बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से यात्रा शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच गए थे और उसके बाद बीकेडीसी के अध्यक्ष की तरफ से जो केदारनाथ में सोने को लेकर सफाई दी गई, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, सत्ताधारी दल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना हल्ला बोलती रहेगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस इस मामले को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर लगातार आक्रामक रही है और जब से विवाद ज्यादा बढ़ना हुआ तो कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय वहां पर चुनाव होना है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी से इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है ताकि
समय रहते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को बुना सके और इस चुनाव में होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। बात करते हैं अकबर नगर को लेकर। अकबर नगर को फिर से बसाने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। अकबर नगर को एक बार फिर से बसाने के लिए यहाँ के बासिंदों ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद सपा विधायक ने अकबर नगर के लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और जल्द से जल्द अकबर नगर एक बार फिर से बसाया जाएगा। बता दें कि बीते दिन योगी सरकार ने अकबर नगर में बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त किया था। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि यहाँ पर जो मकान बने हैं गैर कानूनी हैं। मकान टूटने के बाद अकबर नगर के लोग काफ़ी आहत हो गए और लगातार एक बार फिर से यहाँ मोहल्ला बसाने की मांग करने लगे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होने पर अकबर नगर के लोगों ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मुलाकात किया। विधायक को सौंपे ज्ञापन में अकबर नगर के लोगों ने कहा कि उनकी मदद की जाए और एक बार फिर से अकबर नगर में उन्हें बसाया जाए, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो सके। फिलहाल जिस तरह से अकबर नगर के लोगों ने यह मांग की है, इस पर सपा विधायक ने कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और साथ ही साथ अकबर नगर को एक बार फिर से बसाने की कवायद भी तेज कर देंगे। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उसके बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा अकबर नगर मामले में सक्रिय हो गए हैं और जिस तरह से बुलडोजर से मकानों को ध्वस्त किया गया, इस पर भी सियासत तेज हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि जो वायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है यह पूरा होगा या नहीं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। अमेठी में जर्जर बिल्डिंग के चलते पिछले 2 सालों से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही नौनिहालों को लेकर संजीदा हो और स्कूलों में पढ़ाई को लेकर तमाम योजनाएं संचालित कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ताजा मामला जनपद अमेठी के कोतवाली जगदीशपुर के अंतर्गत वर्षाबाद का आया है, जहां पर एक विद्यालय का जो भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और उस जर्जर भवन के जो बच्चे हैं, जहां पर 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, वो बच्चे इस समय खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बच्चे हैं वो खुले आसमान में पढ़ रहे हैं और मात्र 3 कमरे में ही 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, बाकी कमरे पूरी तरीके से जर्जर है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से बारिश का मौसम है, तमाम तरह की जो आकाशीय बिजली है और कहीं ना कहीं ठंडी गर्मी, ये तमाम चीजों को झेलते हुए जिस तरीके से 200 से अधिक बच्चे जो है वो खुले आसमान में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खतरे में है। ऐसे में जो वहां के शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है और वहीं उनका ये भी कहना है कि इस विद्यालय की नीलामी के लिए नोटिस विद्यालय में चस्पा कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस विद्यालय की नीलामी नहीं हो सकी है। अब देखना यह होगा कि कब जो शासन प्रशासन है उसकी निगाह कब इस विद्यालय पर फिरती है और इस विद्यालय की जो जर्जर भवन है उसकी व्यवस्था को कब सुदृढ़ किया जाता है, कब उसको पुनर्निर्माण किया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो पूरी तरीके से अंधेरे में है, क्योंकि वो खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि कब इस विद्यालय का पुनर्निर्माण होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइज, अमेठी। मिर्जापुर में जमीनी विवाद से परेशान लोगों ने अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। के थाना कोतवाली देहात में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो कि दिल दहला देने वाली बात सामने आ गई है।
पीड़ित द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी बेखौफ घूम रहे अपराधी। बता दें कि कुछ दिनों पहले जो है घर में घुसकर महिला पुरुष को बेदर्दी से लोगों ने मारपीट की, जिससे महिला के सर में गंभीर चोटें आई हैं। पर अभी तक महिला हॉस्पिटल में अपने एक दिन जो है कि दवा दर्पण में उसकी चल रही है। लेकिन बता दें उसके दर इतना बढ़ गए हैं कि लोग इधर बेखौफ हो गए हैं कि अब कोई घटना न हो जाए। लेकिन बता दें कि आज भारी संख्या कोई कार्रवाई न होने पर भारी संख्या में जो है कि महिलाएं कप्तान यानी मिर्जापुर के एसपी ऑफिस आकर शिकायत पत्र देती है, क्योंकि ये कहती हैं कि अभी तक बेखौफ घूम रहे अपराधी जो उन्होंने घर में मारपीट किया है। वही बता दें कि जो है कि ये सब जो है कि इतने दिन हो गया, अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करी है। कि जो भारी संख्या में महिलाएं आई थी यहाँ पत्रक देने के लिए, उनकी मांग यहाँ पूरी की गई कि जल्द से जल्द आपके साथ कार्रवाई की जाएगी, जो जितने अपराधी हैं उनको जल्द से सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मिर्जापुर से कमलेश भाई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे बीजेपी के एमएलए अशोक कोरी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बता दें कि मामले में लगभग 30,000 जन्म प्रमाण पत्र कूट रचित ढंग से फर्जी गैर प्रांत के लोगों का बनाया गया था। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब रायबरेली के सलोन विधानसभा के जो विधायक अशोक कोरी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले की जांच एनआईए और एसटीएफ से कराने की मांग की है। बता दें कि पहले भी इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय संगठन के लोगों के द्वारा उच्च स्तरीय एजेंसियों से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक पूरे मामले को अगर देखा जाए तो गंभीरता से न लेते हुए शासन के द्वारा मात्र स्थानीय प्रशासन और पुलिस से जांच कराई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बड़े लीडर जो है अजय अग्रवाल के द्वारा भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय टीम से जांच कराने की मांग की गई थी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुलिस पूरे मामले में जो जांच की है उसमें जो फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए थे उसमें 4 लोगों को जेल भेज दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में स्थानीय रियाज नाम का जो व्यक्ति था उसके द्वारा फर्जी जन प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्र पर बनाए गए थे और स्थानीय विधायक की शिकायत के बाद ही उसको जेल भेजा गया है। और अभी इसी में ग्राम पंचायत सचिव जो है विजय यादव, उनको सहित 3 लोगों को और जेल भेज दिया गया है। तो पूरे मामले को लेकर जब तूल पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की भूमिका अहम देखने को इस वक्त मिल रही है, क्योंकि स्थानीय विधायक की मंशा है कि पूरे मामले से पर्दा हटे और पूरा मामला बेनकाब हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से स्थानीय विधायक के द्वारा मुद्दा उठाकर उच्च स्तरीय टीमों से जांच कराने की बात कही गई है, क्या इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च स्तरीय टीमें गठित करेंगे और जांच की जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों में भी पूरे मामले को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसी मामले में केरल से एक व्यक्ति जो जेल में बंद था केरल में, उसका एक पीएफआई से कांटेक्ट भी देखने को मिला है, क्योंकि एएनआई के द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की गई है और उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो ऐसे मामले में स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं घुसपैठिया आतंकवादी की ये कोई चाल तो नहीं है, तो इस पूरे मामले की तह तक पड़ताल की जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब स्थानीय विधायक अशोक कोरी के द्वारा पूरे मुद्दे को मुख्यमंत्री से मिलकर जांच कराने की बात कही गई है, तो कितने स्तर तक मुख्यमंत्री के द्वारा जांच कराई जाएगी और क्या इसमें कितने और दोषी लोग हैं, क्या उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। लखनऊ में लगातार लग रहे जाम की समस्या से कैसे मिलेगी लोगों को निजात, बता रहे हैं संवाददाता चंदन वर्मा। तो जाम से निजात दिलाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक लगातार नई पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त में राजधानी का सबसे पॉश इलाका माना जाता है लरेटो कॉन्वेंट चौराहा। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक के तमाम कर्मचारी में वो चाहे पीएसआई की बात करी जाए, चाहे होमगार्ड की बात करी जाए, सिपाही के तमाम जो अधिकारी वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो जाम की समस्या कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही है। हमीरपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच गहरा विवाद, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। नगर पालिका और में जो चेयरमैन कुलदीप निषाद हैं और सभासद हैं,
यहाँ पर 25 सभासद हैं और 25 सभासद में करीब 22 से 23 सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांग है कि जो नगर पालिका में उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनका नगर पालिका से ट्रांसफ़र किया जाए, और उनकी जो दूसरी मांग है जो टेंडर होते हैं तो वो बोर्ड बैठक के आधार पर टेंडर हों और खुले में टेंडर हों, ताकि पता चले कौन कौन टेंडर कितने के टेंडर हो रहे हैं, और जो भी टेंडर होते हैं तो उनके करीबी लोगों को दिए जाते हैं। इसी को लेकर सभासदों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। आज उन्होंने जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट पर आकर ज्ञापन भी सौंपा। उनकी मांग है कि जो टेंडर हैं वो साफ़ सुथरे टेंडर हों और उनकी नॉलेज में हो। इसी को लेकर उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो सभासद और चेयरमैन के बीच जो इस समय वो चल रही है उसकी जांच कराई जाए और जो टेंडर हैं वो साफ सुथरा खोले जाएं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बलिया में स्कूली बच्चों से भरी वैन ने अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूली वैन जो है बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी, जिस समय की एक खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कि वहां पे 15 बच्चे जो है बुरी तरह से घायल हो गए और एक बच्चे की मौत भी हो गई। मैं आपको बता दूं कि यह बच्चे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नागाजी स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। जैसे ही फेफड़ा तिराहे से आगे बढ़े, कपूरी नारायणपुर के आसपास रोड पर ही एक ट्रक जो है साइड में खड़ी थी, जिसमें जो है ये पिकअप गाड़ी जा करके और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयंकर था कि कम से कम उसमें जो बच्चे 15 सवार थे, 15 बच्चे उसमें कहीं ना कहीं चोटिल हो गए और एक बच्चे की तो मृत्यु भी हो गई। वहीं जिला चिकित्सा अधीक्षक जो है उनसे बात की गई तो बताया कि यहाँ से जो 304 बच्चे जो है जो सीरियस थे उनको बनारस रेफर किया गया है अच्छे इलाज के लिए, जहाँ पर कि एक बच्चा जो है गाजीपुर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगर जिस तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है बलिया, और बच्चों के साथ जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं जो है ये देखा जाए तो जो अनफिट जो ये बसें हैं या अनफिट जो गाड़ियां हैं ये रोड पर चल रही हैं और ये आए दिन ऐसे इस तरह के हादसा नज़र आता रहता है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के जो है जिला चिकित्सालय में डीएम मौके पर पहुंचे थे और वहां समुचित इलाज के लिए वहां पे डॉक्टरों को हिदायत दी है। जहां यहाँ तक भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए हैं और वो भी जो है डीएम से इस वार्ता किए हैं और कहे हैं कि बच्चों का वहाँ पे इलाज समुचित होना चाहिए, कहीं से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। और इसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।